फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय पर हम पहले भी एक से दो वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम पर एक जो फैक्ट है उसमें लेकर के दुनिया में पूरे जितने भी लोग थे उनमें कंफ्यूजन था। और कंफ्यूजन क्या था वो मैं आज आपको मैं बताने वाला हूं। वो था कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन ये था, क्योंकि डिसीजन ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एससी एसटी ओबीसी किसी भी समुदाय से आता है, अगर वो व्यक्ति किसी भी एक स्टेज पर रिजर्वेशन का फायदा लेता है तो अंतिम चयन जब उसका हो जाएगा तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। यह था इशू और इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन वहां पर एक पेज था और पेज क्या था वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और वहीं पर ये जो वीडियो है उस पर केंद्रित है। वो मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि अगर आप जो फीस है, फीस यानी कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो एससी एसटी के लोग जो होते हैं उनके लिए 0 होती है फीस। उसी तरीका से महिलाओं के लिए होती है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, अगर यूपीएससी की मैं बात करूं तो उनके लिए शायद 100 रुपए की फीस लगती है। तो ये जो 100 रुपए की फीस है, अब जो इशू आया है वो ये है कि 100 रुपए की जो फीस है इसको भी काउंट किया जाएगा एज ए रिजर्व कैटेगरी। नहीं समझे? समझोगे अब। देखिए, यानी कि क्या था अब तक कि अगर आपने किसी भी तरीका की कोई सेवा ली है, यानी कि रिजर्वेशन में या तो एज में छूट ली है, या तो फिर आपने जो मार्क्स में छूट ली है, या फिर आपने अपनी जो कैटेगरी है उसको रिवील किया है कि आप ओबीसी से आते हैं या एससी से एसटी से, तो अब आप जो है अंत तक जो चयन होगा आपका तो रिजर्वेशन में ही होने वाला है। क्लियर है? और रिजर्वेशन की जो सीमा है वो लगभग कितनी है? 50% के अप्रोक्सीमेट है, जिसके अंदर एससी ओबीसी एसटी सारे कुछ आते हैं। याद है आपको? अब देखिए होता क्या है कि जो कोर्ट का जो अपना वर्डिक्ट था वो ये था कि अगर आपको जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेना है, जनरल कैटेगरी का मतलब है जिसमें सब जो लोग हैं वो शामिल हैं, जो रिजर्व वाले हैं वो भी शामिल हैं, यानी कि ऑल सभी के लिए है रिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ना तो आपको जो अपनी फीस है उसमें कोई छूट लेनी है, और ना ही तो आपको एज में छूट लेनी है, ना ही तो आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है, यानी कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तो ये सब आपको नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब जाकर के आप जो है जनरल कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेंगे और लास्ट में जाकर के जनरल कैटेगरी में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहां पर एक इशू क्रिएट होता है, क्योंकि जब ये इशू आया था तो उस टाइम पे वीडियो बनाई थी और बहुत ज्यादा ये जो है लाइमलाइट रहा ये जो पूरा इशू। लेकिन अब इसके अंदर एक इशू ये आ गया है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या वास्तव में जो लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं ये उनके साथ अन्याय है या नहीं है। अब आप देखो, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो ये बात मेरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो हो सकता है कि आप मेरी आलोचना करें। लेकिन मैं आपको एक नेचुरल जो लॉ है उसकी बात मैं बताता हूं, न्याय का जो सिद्धांत है वो आप देखिए। होता क्या है कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, हो सकता है कि जिसमें एससी एसटी ओबीसी अगर इनको मिला लिया जाए तो इनकी जो आबादी है वो मोर देन 50% है। देखिए आप, इनकी जो आबादी है वो कितनी है? मोर देन 50% है। मैं आज आपको बिल्कुल एकदम आंकड़ा लेकर नहीं बता रहा कि कितना परसेंट है, लेकिन 50% से ज्यादा है। लेकिन याद रखना कि इनका जो पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है वो किसमें हो रहा है? मात्र 50% में हो रहा है। समझ गए? यानी कि मैं 50% बता रहा हूं, अगर सही आंकड़ा देखा जाए तो हो सकता है 75% हुई है, क्योंकि 50% से ज्यादा तो ओबीसी के अंदर ही है जिनको 27% रिजर्वेशन है। वाकई बाद में जो आप देखेंगे कि 15.5% जो है वो एससी के लिए है और लगभग 7.5% के करीब है एसटी के लिए। यानी कि अगर इन टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो मोर देन 70% है इनकी पॉपुलेशन। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो कहां पर रख दिया गया है? मात्र 50% के अंदर। और बचे हुए जो 25% लोग हैं, है ना, या तो 25% या लेस देन 25%, याद रखना। यानी कि 25% से भी जो कम लोग हैं उनके लिए 50% सीट जो है वो शेष बचती है। ये है इशू टोटल। याद रखना क्या मैंने बोला, इसीलिए मैंने इसके ऊपर नाम रखा है कि क्या 100 रुपए के जो छूट है क्या वो हमारे 50% जो रिजर्वेशन है उसको ले डूबी है? ये है इशू। तो देखते हैं क्या है। वही है कि 100 रुपए की जो फीस में छूट जो दी गई थी, लेकिन अब उसको भी रिजर्वेशन में काउंट किया जाएगा। और यहां पर जो है न्याय का जो एक सिद्धांत है उसका जो है उल्लंघन होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आरक्षित वर्ग पर असर जो है वो पड़ने वाला है। वही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो एक तरीका से टैलेंटेड है, जिसके अंदर एक तरीका से मानिए कि अलग बुद्धिमत्ता है, अगर वो जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे भी ज्यादा नंबर लाता है, लेकिन उसके बाद भी उसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में होगा। क्यों? क्योंकि या तो उसने 100 रुपए का छूट ले लिया है या किसी तरीका से उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील की है एससी एसटी या ओबीसी के रूप में। क्लियर है मेरी बात? आगे देखना।
अब सीमित अवसर हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक बार काउंट किया तो फिर काउंट हो जाएंगे। आगे देखना, असर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है इसका। आरक्षित उम्मीदवारों के लिए ये जो एक असंभव दुविधा जो है वो बन करके आ गई है, और दुविधा ये है कि मैं करूं तो क्या करूं, यानी कि 100 रुपया भी जाएंगे और आपको जो है रिजर्व कैटेगरी से बाहर भी आ जाएंगे अगर। लेकिन बात वही है कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जो है वो रिजर्व कैटेगरी से नहीं लड़ना चाहता और मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं जाऊंगा किसके साथ, जनरल कैटेगरी के साथ। लेकिन याद रखना एक बात, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन यूपीएससी जैसी जो परीक्षाएं जो अपने आप में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वहां आपको शुरू में पता ही नहीं होता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो व्यक्ति जो है उसके दिमाग में क्या होता है, उसके दिमाग में होता है यार कुछ भी हो मैं तो आरक्षण ले लेता हूं, अपनी कैटेगरी के साथ जाऊंगा। समझना, बहुत ज्यादा लोगों का यही होता है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं कि जो है किसी भी तरीका का रिजर्वेशन नहीं लेते और जनरल में जो है फॉर्म भरते हैं। क्लियर। और देखना आज का जो इशू है मैं वही आपको बता दे रहा हूं। 100 रुपए की कीमत 50% सीटों का नुकसान है। अगर तुमने छूट ली तो आप जाओगे कहां पर, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, और वही बात आती है अगर आप नहीं लेते तो आप आओगे रिजर्व कैटेगरी के अंदर। और देखना 49.5 आरक्षित बनाम 50.5 अनारक्षित का जो मुद्दा है वो तो बीच में रहा ही। आगे देखना, अनारक्षित सीटें जो हैं वो अपर कास्ट के लिए आरक्षित सी होती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि अगर पॉपुलेशन का अगर रेशो देखा जाए तो वो लेस देन 25% के अप्रोक्सीमेट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार 50.5% सीटें जो है वो ओपन होनी चाहिए थी। देखो न्याय तो यही कहता है ना, अभी तक भी यही था कि भाई रिजर्व तो रिजर्व हो गया, बाकी जो 50% है उसको ओपन कर दीजिए सभी के लिए। लेकिन यहां पर यही समस्या हो गई है कि उन्होंने कहा है कि अब जो अभी तक होता आ रहा था वो बिल्कुल गलत था, और अब क्या होगा कि अगर आपने एक बार भी रिजर्व कैटेगरी में आ पाए तो फिर आप जो है जनरल कैटेगरी या बची हुई 50% जो सीटें हैं उनके लिए आप अयोग्य हो जाएंगे। आगे देखना, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो नियम बदले गए हैं, और यूनियन ऑफ इंडियन बनाम जी किरण राव जो केस था उसके द्वारा, ये मैंने शुरू में ही बता दिया है जब मैंने 2 वीडियो इस पर बनाई थी अलग अलग, उनमें मैंने ये सारी केस का जो पूरी हिस्ट्री थी वो बताई थी। लेकिन आज जो मुद्दा है वो बिल्कुल अलग है। आरक्षित उम्मीदवार रिजर्व कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अब जनरल या अनरिजर्व्ड सीट जो है वो अलग तरीका से बनाई गई है। आगे देखना, यदि किसी आरक्षित उम्मीदवार ने परीक्षा किसी भी चरण में छूट ली है तो वो अनारक्षित जो है माना जाएगा। और ये ही मुद्दा था, क्या वास्तव में फीस जो है 100 रुपए की उसको भी जो है रिजर्वेशन माना जाएगा? हाँ, ये हो गया है। देखना तीसरा वाला पॉइंट, परीक्षा जो शुल्क है वो भी क्या है माना जा रहा है, वो भी रिजर्वेशन में ही क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि अनारक्षित वर्ग में। आगे देखना, डबल बेनिफिट्स रोकने का तर्क, माइग्रेशन पर रोक, माइग्रेशन डिनाइड कर दिया गया है। माइग्रेशन किससे किसकी ओर, यानी कि अनारक्षित से आरक्षित की ओर और आरक्षित से अनारक्षित की ओर। देखना अभी तक होता क्या था कि जो अनारक्षित है वो आरक्षित की ओर नहीं जा सकते, समझ गए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है वो रिजर्व कैटेगरी के साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए लगता था सर्टिफिकेट। लेकिन जो अनारक्षित है, यानी कि जो अनारक्षित है वो तो नहीं जा सकता, लेकिन आरक्षित वाला जो है वो अनारक्षित की ओर जा सकता था, यानी कि जिसको रिजर्वेशन है वो कहां जा सकता था, अनरिजर्व के साथ में जा सकता था। लेकिन अब ये हो गया है कि अब अगर आप रिजर्व में हैं तो रिजर्व में आएंगे, अगर आप अनरिजर्व में हैं तो अनरिजर्व में आएंगे। क्लियर है। आगे देखना, कोर्ट का कहना है कि आप आरक्षित श्रेणी सुविधाओं का उपयोग करके दौड़ में शामिल नहीं हो सकते और फिर अंतिम परिणाम में अनारक्षित सीटों पर जो है दावा नहीं कर सकते। यह फैसला राजस्थान और कर्नाटक हाईकोर्ट के मामले से उपजा, जो कि दिसंबर 2025 और 26 जनवरी यानी कि जनवरी 2026 में लगातार न्यूज में बना हुआ है। आगे देखना, एक उम्मीदवार का धर्म संकट यह है कि अगर वो SC ST OBC में जाता है तो फिर उसको आरक्षित वर्ग में गिना जाएगा अगर उसने फीस का भी क्या लिया है, कंसेशन लिया है। जैसे ही अपने हां टिक किया तो अब आपको जो फीस में जो छूट है वो तो मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा, आप आ जाएंगे आरक्षित श्रेणी में, और आरक्षित श्रेणी में जैसे ही आप आ जाएंगे फिर आपका जो लास्ट में सिलेक्शन होगा वो आरक्षित के अंदर ही होगा, यानी कि 50.5 के अंदर ही होने वाला है। बची हुई जो 49.5% सीट है वो उनमें नहीं होगा। आगे देखना, यानी कि सरकार SC ST और महिलाओं को जो है 100 रुपए के आवेदन की जो फीस है उसको माफ करती है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार यह 100 रुपए की बचत एक जो रिलैक्सेशन है वो माना जा रहा है और इसीलिए जो है उनको भी काउंट किया जाएगा। क्या आप सच छिपा सकते हैं? क्या SC ST OBC उम्मीदवार जनरल बनकर फॉर्म भर सकता है? बात तो यही है कि हाँ अब तो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बिल्कुल ही आप कर सकते हैं। सच वही है कि आप एक कैटेगरी से अगर छुपाते हैं तो आप जनरल के अंदर आ जाएंगे। आगे देखना, EWS के लिए अलग नियम क्यों है? SC ST OBC जो है वो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द जनरल सीट्स, क्लियर है। लेकिन बात EWS क्या है,
फीस तो करेगा पेड, लेकिन स्टेटस क्या हो जाएगा, एलिजिबल फॉर द जनरल सीट। जो ईडब्ल्यूएस है वो जो है फीस तो देगा, लेकिन अगर वो सिलेक्शन लेता है तो जनरल सीट पे वो काउंट हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाला। क्लियर है? लेकिन बात वही है कि फिर या तो आप इसमें भी ऐसा ही कर दीजिए कि भाई अगर SC ST OBC भी है तो बाद में जाकर के फिर कर सकते हैं कि 50% रिजर्व कर दीजिए, एक नियम बना दीजिए, और जो नियम पहले बना हुआ था तो एक ये भी है, तो तभी जाकर के। हाँ, लेकिन एक बात और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो SC ST OBC है, जैसे OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर का जो प्रोसेस है वो लाया गया, उसी तरीका से SC ST के अंदर भी ये जो प्रोसेस है वो लाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्य कर रहा है लगातार कि भाई SC ST OBC के अंदर जो लोग समृद्ध हो चुके हैं उन लोगों को जो है क्रीमी लेयर में रखा जाए और उनको किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलना चाहिए। आगे देखना, उम्मीदवारों पर सबसे बड़ी मार, ओबीसी की जो दोहरी मार वही है कि ओबीसी जो है लगभग 27% कोटा उसको मिला हुआ है, और ये जो 27% कोटा है ये पहले उच्च मेरिट वाले ओबीसी जनरल लिस्ट में चले जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब ये जो है उसी 27% के अंदर रहने वाले हैं, और पॉपुलेशन जो है जैसे मैंने आपको बताया लगभग 50% से ज्यादा है ओबीसी की। तो आप सोचिए कि 27% रिजर्वेशन पर लड़ेंगे 50% लोग, तो किस तरीका की इसकी मेरिट जो है वो जनरल की मेरिट से ऊपर जाने वाली है। क्या बोला मैंने? वैसे तो ये पहले भी होता रहा है कि जो जनरल वाली जो सीट है उनसे ज्यादा रिजर्वेशन वाला जो ये ओबीसी है इनका जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगा जनरल वाले से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फाइट ज्यादा लोग कर रहे हैं, और जो रिजर्वेशन है वो 27% है। उधर कितने हैं? उधर जो अगर नहीं जाते ये लोग तो लगभग 25% लोग हैं, और रिजर्वेशन जो है एक तरीका से रिजर्वेशन ही हो गया, वो भी 49.5% है। इसलिए क्या होगा कि जो मेरिट है वो नीचे जाएगा। क्लियर? आगे देखना, क्योंकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो हैं अब मेरिट के आधार पर जनरल में नहीं आ सकते, इसीलिए जो है वो वास्तविकता जो है उल्टी हो गई है। अब अनारक्षित जो है वो ओपन फॉर ऑल जो है नहीं रहा है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप फॉर्म भरें तो ये बिल्कुल ध्यान रखें एक स्टूडेंट के रूप में आप कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपने फीस में भी छूट लिया है तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप शामिल हो जाएंगे। आगे देखना, परीक्षा की योग्यता कैसे कम हो गई है। अब जैसे मेंस की कॉपियां जो है वो बिना जाति बिना नाम की होती हैं, लेकिन आरक्षित छात्र के नंबर जो है ज्यादा है तो उन्हें जो जनरल सीट क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यही तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्लियर? क्योंकि पहले तो किसी को पता नहीं होती कि नंबर ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, लेकिन बाद में ऐसा होता है। आगे देखना, अब बात वही है कि ये सिर्फ जो नियम आए हैं ये ठीक है आपकी मेरिट को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन एक और जो है उसके अंदर जो आईएफएस है, क्योंकि मामला जो कर्नाटक से आईएफएस के लिए ही शुरू हुआ था कि एक आईएफएस सर्विस का जो मेंबर था उसने कहा था कि मैं जो है नंबर मेरे जनरल से ज्यादा है इसलिए मुझे जनरल में काउंट किया जाए, तो मैंने अलग वीडियो बनाई थी इसके लिए, ठीक है, जहां पूरी हिस्ट्री कवर की थी। लेकिन अब इसमें उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर आईएफएस आप हैं तो फिर होम कार्डर जो है उसका जो यानी कि कार्डर सिस्टम आप जानते होंगे, अगर आप सिविल सर्विस का पूरा प्रोसेस जानते होंगे तो जो कैडर सिस्टम है अब वो आपको उस तरीका से नहीं मिलने वाला है। और देखना, अगर आपने प्रीलिम्स में आरक्षित छूट ली है तो अंत तक ये जो छूट है वो मानी जाएगी और आप जो है वो जनरल में कैटेगरी में आप शामिल किए जाएंगे। अब बात वही है कि अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहिए। और यूपीएससी के अंदर एक और शामिल हो गया है, इसके लिए वीडियो बनाई नहीं है, कि अब बायोमेट्रिक जो है वो फेस रिकॉग्निशन तकनीक के द्वारा ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी। तो याद रखें कि ज्यादा जैसे कि अभी आपने जब ज्यादा दाढ़ी वगैरह ये सब जो है ज्यादा फेस पे अपना जो बदलाव है उनसे बचें आप। क्लियर? नहीं तो वो आपको जो रिजेक्ट कर देगा और आपको जो परीक्षा आप दे नहीं पाएंगे। आगे देखना, यह मानकर चलें कि अपने लिए जो सीटें हैं वो केवल आपके कोट तक ही सीमित है, जो कोटा है आपका उस तक ही है, और 50% जो पूल था अब तक वो समाप्त हो चुका है। यह केवल भारत की कहानी नहीं है, ये लगभग अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि समावेशन के नाम पर जो है एक तरीका से अब ये जो आरक्षित अनारक्षित या फिर कहो कि अफर्मेशन एक्शन के नाम पर अब समानता जो लाने का जो प्रयास है ये भारत में ही नहीं लगातार पूरी दुनिया के अंदर जो है ये प्रिविलेज क्लास जो है एक तरीका से इसको खत्म किया जा रहा है। तो हमें इसके साथ जो है चलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस फैसले ने अदृश्य रूप से मेरिट के नियमों को जो है बदल दिया है। अब जैसे कि शुरू में बता दिया है कि 100 रुपए की जो छूट है वो जो बहुजन समाज है यानी कि जो 50% से ज्यादा जिनकी आबादी है उनको जो है लगभग 50% सीटों पर ला करके सीमित कर देगा। अपने आप में अगर देखा जाए तो ये नेचुरल जस्टिस जो है उसके भी खिलाफ है, होना ये चाहिए, नहीं तो फिर रिजर्व सीट का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, लेकिन वो ये बदलाव होने चाहिए। बदलाव के रूप में जैसे मैंने बताया क्रीम लेयर इसमें लागू करो, और ताकि जो पिछड़े जो लोग हैं एकदम जो पीछे से पीछे भी है उसको आगे लाया जा सके। फ्रेंड्स बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।